गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे परक्यूजिट्स के ऊपर। तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि परक्यूजिट्स क्या होते हैं और किस तरह से टैक्सेबल होते हैं। तो इसी डिस्कशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस यूनिट को हम आज के इस वीडियो में ख़त्म कर दें, क्योंकि हमें अगली यूनिट में भी जाना है और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो आज का मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं इस यूनिट को कंप्लीट कर दूं, ठीक है, परक्यूजिट्स वाली यूनिट को। और आई होप आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स मैं क्लियर कर पाऊँगा इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अब स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने पहले छोड़ा था, ठीक है। तो परक्यूजिट्स की बात कर रहे थे। तो परक्यूजिट्स कौन कौन से टैक्सेबल हैं, टैक्सेबल नहीं हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, सर्विस ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट, ठीक है। कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या एक पर्सनल सर्वेंट प्रोवाइड कर रहा है, तब सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस, ठीक है। कि या तो अगर वो आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर प्रोवाइड कर रहा है या फिर उसके एक्सपेंसेस वो अपने अकाउंट से बियर कर रहा है। एजुकेशन फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज़ फैमिली मेम्बर, ठीक है। तो ये तीन भी परक्यूजिट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है नॉट टैक्सेबल इफ़ एम्प्लॉय इज़ ए नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। अब नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है, देखिए, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय उसे कहते हैं जो जिसकी सैलरी 50,000 से कम है, एनुअल जो बेसिक सैलरी है, ठीक है। मैंने बेसिक सैलरी के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। बेसिक सैलरी मतलब जो आपको आपका काम करने के लिए जो बेसिक जो मिल रहा है, ठीक है। कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसे एज अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी करने के या एज अ डॉक्टर वर्क करने के कितने पैसे मिल रहे हैं, वो उस डॉक्टर की बेसिक सैलरी होगी। उसके अलावा जो भी उसको अलाउंसेस या बेनिफिट्स या जो भी दूसरी चीज़ें जो भी वो अर्न कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो तो उसको फैसिलिटी मिल रही है या उसको अपने जो पोजीशन है उसकी या जिस डेजिग्नेशन पे है उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो मिल रही हैं। लेकिन उसको अपना वो काम करने के लिए, वो डॉक्टर का काम करने के लिए उसे कितना मिल रहा है, तो बेसिक सैलरी कहते हैं उसे। तो बेसिक सैलरी ही अगर 50,000 या उससे कम है, ठीक है, तो अब 50,000 से कम एनुअल सैलरी किसी की नहीं होती, ठीक है। एनुअल सैलरी 50,000 या उससे कम ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी जो प्रेजेंट इनकम टैक्स स्लैब है उसमें तो वैसे भी 2,50,000 तक की तो इनकम आपकी वैसे ही टैक्स के दायरे से बाहर है। उसको तो आपने वैसे ही टैक्स के एम्बिट से आपने उसे बाहर कर रखा है। तो इसीलिए 50,000 वाला पॉइंट जो है यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, 2,50,000 तक तो वैसे ही टैक्स फ्री है इनकम, और वैसे भी 50,000 पर ईयर की सैलरी तो किसी भी पर्सन की होगी नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट मेंशन करा हुआ है लॉ में, लेकिन इसका प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। अब लीव ट्रैवल कंसेशन। अब लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय लीव लेता है और उस लीव में जब भी वो जा रहा है तो लीव के दौरान जो उसकी ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर अपने अकाउंट से पे कर रहा है, तो उसको लीव ट्रैवल कंसेशन कहते हैं। अब ये देखिए, टीए से बहुत डिफरेंट होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में मैंने बताया था, ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस तो आपको तब मिलती है जब आप अपने काम से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अपने किसी ऑफिशियल वर्क के लिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तब उसको कहा जाएगा कि वो आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस है, ठीक है। कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अगर किसी अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वर्क में या अपने किसी सरकार उसे कहीं किसी असाइनमेंट पे बाहर भेज रही है, तो उसके लिए जो उसको एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं उसके, वो उसके टीए में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब जब वो लीव ले रहा है। अब इसमें क्या कहा गया? नॉट टैक्सेबल इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। ब्लॉक ऑफ 4 ईयर मतलब 4 साल की अवधि में,
एक 4 साल के टर्म में अगर आपने 2 बार अगर लीव ट्रैवल कंसेशन की फैसिलिटी ली है तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। जब आप उसे थर्ड टाइम लोगे, ठीक है, कि 4 साल में लास्ट 4 ईयर में आपने कितनी बार ली है, ठीक है, 4 साल का एक टर्म यहाँ पे फिक्स करा हुआ है। 4 साल में अगर आपने सिर्फ 2 बार यूज़ करी है, ठीक है, तो तब उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे ही आप तीसरी बार लीव ट्रैवल कंसेशन अवेल करोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो लास्ट 4 ईयर में अगर आपने 2 या 2 से कम बार अगर आपने इस फैसिलिटी को अवेल करा है तब वो टैक्सेबल नहीं होगी। उससे ज़्यादा अवेल करा है तो इट बिकम्स टैक्सेबल। अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच वुड अदरवाइज हैव बीन पेड पेएबल बाय द एम्प्लॉई। कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई की ओर से कोई भी पेमेंट करा है, ठीक है, कि अगर एम्प्लॉयर को कोई भी ऐसा पेमेंट करना पड़ा जो कि एम्प्लॉय को करना चाहिए था लेकिन करा एम्प्लॉयर ने अपने अकाउंट से। अब सपोज़ करो अगर एम्प्लॉय अपने फैमिली के साथ कहीं किसी हॉलीडे पे जा रहा है और उसके एकोमोडेशन से लेके ट्रैवल तक का सारा एक्सपेंस, सारा खर्चा अगर एम्प्लॉयर ने कवर करा है, एम्प्लॉयर ने अपने अकाउंट से पे करा है, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन का मतलब है यहाँ पे लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी यहाँ पे करने की किसकी है? एम्प्लॉयर की। लायबिलिटी यहाँ पे सीधे सीधे सॉरी एम्प्लॉय की लायबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ठीक है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अमाउंट पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय और टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युइटी। कि अगर एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है या कोई भी पेमेंट कर रहा है अपने एम्प्लॉय की लाइफ एश्योरेंस के लिए, कि अगर अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर करा के दे रहा है, ठीक है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है या मैं उसका लाइफ इंश्योरेंस मैं पे कर रहा हूँ, तब वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस एक्सेप्शन ये है, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर आपकी ओर से पैसे डाल रहा है, आपकी ओर से पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो तब वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट आपका एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। अब मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल होती है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी को भी टैक्स की लायबिलिटी के अंदर रखा जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन अ हॉस्पिटल ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कि अगर एम्प्लॉयर का अपना खुद का हॉस्पिटल है और अपने उस खुद के हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास अपना खुद का हॉस्पिटल है और मैं अपने खुद के हॉस्पिटल में ही आपको ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो परक्यूजिट आपका टैक्सेबल नहीं होगा। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इन अ गवर्नमेंटल हॉस्पिटल, अप्रूव्ड हॉस्पिटल और अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करा गया है, इफ़ सच प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। कि अगर जो मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
ठीक है। या फिर अगर किसी एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, या अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर रखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तब वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। मेडिकल इंश्योरेंस पेड और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कि अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉयर ने कराया है, ठीक है, तब वो चार्जेबल नहीं होगा टैक्स के। एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अप टू ₹15,000 एग्रीगेट पर असेसमेंट ईयर। कि अगर एक असेसमेंट ईयर में, एक साल में, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा है आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रीवियस ईयर में, उसकी वैल्यू अगर 50,000 तक है, तो फिर वो टैक्स की लायबिलिटी से बाहर है। ठीक है। अगर 15,000 तक की अगर उसने आपको मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स इफ़ फ्यू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आपने इंडिया से बाहर जाके कराया है, तो उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। फर्दर, द परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इज़ नॉट टैक्सेबल इफ़ एम्प्लॉय इज़ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, ये अप्लाई होगा नहीं। अब हम देख चुके हैं नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है, तो प्रैक्टिकली ये एप्लीकेबल होगा नहीं। ये लॉ में मेंशन करा हुआ है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है नहीं। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। अब ये क्या होता है कि अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको कोई लोन प्रोवाइड करा विदाउट इंटरेस्ट या फिर कंसेशनल इंटरेस्ट पे, कि अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन प्रोवाइड करा है, लेकिन लोन या तो इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री यानी कि वो उसका इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, वो आपसे उसका इंटरेस्ट नहीं लेगा। या फिर कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन मतलब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप बैंक चार्ज करेगा, उससे कम में चार्ज कर रहा है। अब ये कब टैक्स फ्री होता है? इफ़ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ओरिजिनल लोन डज नॉट एक्सीड ₹20,000 द परक्यूजिट इज़ नॉट टैक्सेबल। अगर 20,000, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 है, तब वो टैक्सेबल नहीं है। लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अगर लोन प्रोवाइड करा उसने इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट पे, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो प्रोवाइडिंग यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट, अगर मूवेबल एसेट प्रोवाइड करी है तो वो भी एक परक्यूजिट है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके टैबलेट, ये सब नहीं इंक्लूड होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट, कि आपका एम्प्लॉयर अपनी कोई मूवेबल एसेट आपको ट्रांसफ़र कर दे, तो ये तो टैक्सेबल ही होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब फ्री फूड एंड बेवरेज, कि अगर कोई भी फूड या बेवरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको भी टैक्स की एक टैक्सेबल परक्यूजिट की कैटेगरी में उसको इंक्लूड करा जाता है। इसके एक्सेप्शन इतने हैं कि फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स इन अ रिमोट एरिया एंड इन एन ऑफशोर इंस्टॉलेशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कि अगर फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस अगर किसी ऐसे वर्किंग एरिया में प्रोवाइड करे जा रहे हैं जो रिमोट है, ठीक है, मेन पॉपुलेशन से बहुत दूर है, या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन। ऑफशोर इंस्टॉलेशन मतलब आपने देखा होगा समंदर में जो ऑयल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ऑयल और नेचुरल गैस का, तो उन ऑयल प्लेटफॉर्म्स पे जो भी फूड या बेवरेजेस जो ऑफ़र कर रहा है एम्प्लॉयर तो वो भी टैक्स के दायरे से बाहर है। ठीक है। टी, कॉफ़ी और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्नैक इन वर्किंग आवर्स आर टैक्स फ्री परक्यूजिट। ठीक है। टी, कॉफ़ी और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और स्नैक्स वर्किंग आवर के दौरान ये टैक्स फ्री परक्यूजिट है। मील, लंच एंड डिनर इन ऑफिस आवर इज़ नॉट टैक्सेबल इफ़ इट कॉस्ट टू एम्प्लॉयर इज़ ₹50 और लेस पर मील।
कि अगर एम्प्लॉयर आपको अगर लंच या डिनर प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसको पर प्लेट का खर्चा अगर 50 रुपये से कम है तो फिर वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ट्रैवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी आप हॉलीडे पे जा रहे हो, उसका सारा खर्चा आपका एम्प्लॉयर अपनी अकाउंट से पे कर रहा है। ठीक है, तो गिफ्ट और गिफ्ट वाउचर, ठीक है, अगर वो गिफ्ट दे रहा है आपका एम्प्लॉय तो 5000 तक जो भी गिफ्ट है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। कार और एनी अदर ऑटोमोटिव कन्वेंस, कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई कंपनी कार प्रोवाइड करी है तब नॉट टैक्सेबल इफ़ द एम्प्लॉय। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का हम समझ चुके हैं पहले ही, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नहीं। कन्वेंस फैसिलिटी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस इज़ नॉट टैक्सेबल। अगर ऑफिस और रेसिडेंस के बीच ट्रैवल करने के लिए ही आपको कोई कार या कोई भी व्हीकल प्रोवाइड करा गया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, कि अगर कन्वीनियंस फैसिलिटी सिर्फ ऑफिस और आपके घर के बीच ट्रैवलिंग करने के लिए है, आपको पर्सनल यूज़ के लिए उसने कोई व्हीकल नहीं प्रोवाइड करा है, तब वो फिर टैक्सेबल नहीं है। कन्वीनियंस फैसिलिटी टू हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड सर्विंग चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, देन अगेन हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो भी यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन हैं, इनको अगर कोई व्हीकल प्रोवाइड किया जाता है तो वो भी टैक्स के दायरे से बाहर होता है। अब ये पॉइंट देखिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बट अ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अब ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है। ठीक है, जिसका काम ही ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, जो काम ही ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर जैसे कोई एयरलाइन है तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग है, कोई रोडवेज़ है तो वो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, रेलवेज़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है। ठीक है, कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब किसी ऐसी कंपनी में आप काम करते हो जो किसी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस में, सपोज़ करिए आप किसी एयरलाइन में जॉब करते हैं। ठीक है, और वो एयरलाइन आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एविएशन में ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती है कि जो भी एयरलाइन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के एयरक्राफ्ट में वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारी जो भी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट है उसमें आप फ्री में ट्रैवल करोगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इफ़ नॉट टैक्सेबल इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन और द रेलवेज़। ठीक है, अगर एयरलाइन या रेलवे अगर प्रोवाइड कर रही है ये फैसिलिटी तब ये टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, नॉट टैक्सेबल इफ़ द एम्प्लॉय इज़ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें छोड़ दें, मैं कोशिश करूँगा सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।